गुड इवनिंग टू यू ऑल। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं उन टॉपिकों की तरफ जिन टॉपिकों का सीधे सीधे प्रश्नों से संबंध जुड़ेगा। और मुझे लगता है डे आफ्टर टुडे और डे आफ्टर टुमारो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक पर होंगे। एक चीज। दूसरी चीज, मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो पिछले चार दिन ना क्लास ऑफ रहे, अलॉन्ग विथ संडे 5 डेज, इन 5 दिनों का इस्तेमाल आपने कैसे किया है, कितने इफेक्टिव तरीके से किया है। ठीक है, पल्लवी की तरह पेंटिंग बना के किया है उसका इस्तेमाल नहीं, या फिर जो है इमोशनली और मेटाफिजिकली आंदोलन का हिस्सा बनकर या उसमें इन्वॉल्व होकर इस्तेमाल किया है। समझे? बेसिकली देखा जाए तो टॉपिक हम आज पिक करने जा रहे हैं नेशनलिज्म को। और कुछ स्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में अगर बात करूं, विस्तार से हमारी चर्चा होगी। तो नेशनलिज्म टॉपिक पर जो हमारी चर्चा हुई, अब तक की चर्चा के कंटेक्स्ट में बात करूं तो एक हमने इंटर रिलेशन विथ लिबरलिज्म, नेशनलिज्म और उदारवाद का जो संबंध है, नहीं, हमने उन अंतर संबंधों की चर्चा की। इसी कंटेक्स्ट में अगर देखें तो हमने आपके साथ चर्चा की कि कैसे 19वीं सेंचुरी में 19वीं सदी में नेशनलिज्म जो है प्रोग्रेसिव फोर्सेज ऑफ चेंजेज को रिप्रेजेंट करता है। नहीं, प्रगतिशील, क्रांतिकारी, जो शक्तियां हैं, जो बदलाव की ओर ओरिएंटेशन रखती हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और तीसरा, जैसे आप लोगों के आंदोलन का प्लेटफॉर्म हाईजैक होता रहा, ठीक उसी प्रकार कैसे नेशनलिज्म को हाईजैक्ड बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज, how it was hijacked by conservative forces। नहीं, नेशनलिज्म का आइडिया जो फोर्सेज ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता था, कैसे उस आइडिया को जो है कंजर्वेटिव फोर्सेज ने
चेंज को रेसिस्ट करने, लिबरल प्रोग्रेसिव चेंजेज को रेसिस्ट करने और उसका अपने तरीके से इस्तेमाल करने के लिए किया। बेसिकली अगर आप देखें तो एक रफ स्केच में ड्रॉ आउट आपके सामने करना चाहूंगा और फिर मैं अपनी चर्चा शुरू करूंगा। ठीक है। एक रफ स्केच ड्रॉ आउट करना चाहूंगा और फिर मैं, जैसे अगर आपको ध्यान हो, इनिशियल जब हमारी आपके साथ चर्चा हो रही थी तो अपनी इनिशियल चर्चा के क्रम में हमने चेंजिंग नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया की चर्चा की थी। और चेंजिंग नेचर ऑफ एंड कैरेक्टर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया की चर्चा करते हुए हमने बतलाया था कि अगर आप जाकर के देखें तो कैसे इनिशियली कल्चरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वह डोमिनेंट होता, भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संकल्पना जो है वो प्रभावी होती है, कैसे यह इकोनॉमिक नेशनलिज्म का फॉर्म लेता, आर्थिक राष्ट्रवाद का रूप लेता, लिबरल फेजेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कैसे वो जो फेज होता उसमें नेशनलिज्म का सेकुलर ओरिएंटेशन मिलता है, उसमें नेशनलिज्म का लिबरल ओरिएंटेशन मिलता है, उसमें नेशनलिज्म का प्रोग्रेसिव ओरिएंटेशन मिलता है, उसमें नेशनलिज्म जो है वह उसका नेचर और कैरेक्टर क्रिटिकल होता, आलोचनात्मक राष्ट्रवाद का वह रूप लेता है। इस पर मैंने चर्चा की थी। सेकेंड फेज में कैसे रिवाइवलिस्ट ओरिएंटेशन जो है, अच्छा एक और चीज की चर्चा की थी, कंट्राडिक्शन ऑफ नेशनलिज्म इन इनिशियल फेज, जो लॉयल्टी टुवर्ड्स द क्राउन वर्सेस लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंट्री नेशन, दोनों चीजें ना दिखाई पड़ती। सेकेंड फेज में क्या चीजें समझ में आ रही हैं? निधि, चीजें समझ में आ रही हैं? पक्का पूछूंगा तो बतला दोगी पीछे जितना पढ़ाया है? कोशिश कर सकते हैं। पढ़ रही हो जितने रीडिंग्स सजेस्ट किए? ठीक उसी प्रकार जैसे हम सेकेंड फेज में जाते, ठीक है, लाल बाल पाल वाला जो फेज है वहां पर नेशनलिज्म का अधिक एग्रेसिव फॉर्म दिखेगा, आक्रामक राष्ट्रवाद कह लें। वहां पर उसका जो पॉलिटिकल नेचर और कैरेक्टर है और ज्यादा डोमिनेंट होता, वहां पर आपको सेल्फ रूल की बात होती है, स्वराज और स्वशासन की बात होती है। तीसरा, वहां पर अगर आप जाकर के देखें तो उसका सेकुलर नेचर कमजोर पड़ता है, रिवाइवलिस्ट ओरिएंटेशन डोमिनेंट वहां पर होता, मतलब हिंदुत्ववादी रुझान जो है वह वहां पर प्रभावी होता हुआ दिखाई पड़ता नहीं। आप यह कह सकते हैं कि इसी फेज में एक कम्युनल ओरिएंटेशन भी दिखता है, जो आप कह सकते हैं कि यह इंडियन नेशनलिज्म के कंट्राडिक्शन की ओर इशारा करता है। ठीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे टू डिफरेंट आइडिया ऑफ इंडिया एज ए नेशन, वो कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसको मैं कहता हूं, एक है इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया, नहीं, समावेशी राष्ट्र के रूप में भारत का विचार,
दूसरा अगर आप जाकर के देखें तो यही हुआ फेज है। इस फेज के लास्ट तक आते आते आप देखेंगे तो हिंदू और मुस्लिम के पृथक राष्ट्र से संबंधित विचार जो हैं इसी फेज में आकार ग्रहण करते दिखाई पड़ते, सेप अप होता होता दिखाई पड़ता। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और 1925 बहुत चला गया, 1516 में हिंदू महासभा की स्थापना होती है। नहीं, और इसी फेज में अगर आप जाकर के देखें तो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का भी कॉन्सेप्ट इमर्ज करता है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो कहते हैं। नहीं, अब जरा टेस्ट कर लूं आप लोगों को, थर्मामीटर लगा ही लिया जाए। क्लास 8 वाली एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी, पढ़ी है ना या नहीं? क्लास 8 की एनसीईआरटी में जो चैप्टर है ओरिजिन, मेरे ख्याल से डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो अब थर्ड फेज में जब हम इंटर करते गांधीयन फेज में, तो वहां पर, और उसी की चर्चा करने के लिए मैं रुक करके एक बार सोचा रिकॉल भी करवा दूं और उस टर्म का मैं यूज करूं। तो एनसीईआरटी की पुस्तक में गांधीयन फेज के नेशनलिज्म के लिए एक फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। क्या आप में से कोई मुझे बतला सकता वो फ्रेज क्या है? निधि, तुम बतलाओ। कोई फ्रेज यूज किया गया है या नहीं? मोना, पढ़ी हो चैप्टर? अच्छा, नेशनलिज्म पर क्या क्या पढ़ा है मोना, जो इंस्ट्रक्ट किया है मैंने? क्या क्या पढ़ा है अब तक? क्लास 9 में कौन नेशनलिज्म पर है? इसको देहात में कहते हैं, अब तो भूत ऊत के आदमी के रहने के लिए जगह नहीं है, तो भूत ऊत के लिए कहां से जगह मिलेगा? ठीक है, समझे? तो इसको कहते हैं भूत खिलाना। और क्लास 11th वाली जो एनसीईआरटी थी जिसमें नेशनलिज्म चैप्टर था, पढ़ा है पूरा। और नेशनलिज्म के पहले जो है नागरिकता वाले चैप्टर में 3 सेक्शन को पढ़ने के लिए कहा था मैंने, पढ़ा है वो? पक्का? पूछ सकता हूं कुछ भी? चलिए पूछ ही लेता हूं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? तो नागरिकता और राष्ट्र वाला जो सब सेक्शन है नागरिकता वाले चैप्टर में, उसमें फ्रांस के बारे में कुछ चर्चा की गई है नहीं? तो जो फ्रांसीसी नेशनलिज्म है उसका नेचर और कैरेक्टर क्या है और उसका प्राइम बेसिस क्या है, बतलाओ तुम। ये तुम बतलाओ और कुछ नई चीज मैं बतला दूंगा। बतलाओ क्या अंशु जी, कुछ बतलाएंगे? आप तो आंदोलन से भी अलग ही लगता है रहे हैं, कि रहे हैं सक्रिय नहीं?
तब ना, जब आप ही लोग नहीं पटना में रहते हुए रहिएगा, आंदोलन का हिस्सा बनिएगा, सब यही सोच रहा है कि घर में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ करके आंदोलन को हम नैतिक समर्थन दे देंगे तो हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं आपको प्रोवोक कर रहा हूं आंदोलन में शामिल होने के लिए। ये बड़ा खतरनाक कंक्लूजन होगा। तो किसी दिन पुलिस मुझे भी पकड़ के ले जाएगी, और पकड़ के ले जाए उसमें दिक्कत नहीं है, पीटेगी तब दिक्कत है। बतलाइए। तो जब कहूंगा पढ़ने के लिए तो आप लोग पढ़िएगा नहीं। क्या मौसम पढ़ा है? तो बतलाओ, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ओह, कहानी मत बतलाओ। नागरिकता और राष्ट्र वाले चैप्टर में कुछ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट से हैं जिसकी चर्चा है वहां पर। मैं उस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट की चर्चा कर रहा हूं। यहां एक टिकट पर कई खेल नहीं होगा, एक टिकट पर एक ही खेल होगा। बेसिकली अब थोड़ा सा समझ लें। यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा अभी कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से कोविड टाइम में, और प्रश्न पूछा था व्हाट फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम द इंडियन एक्सपीरियंसेज ऑफ सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता के भारतीय अनुभवों से फ्रांस क्या सीख सकता है? नहीं? और यहीं से हम फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे, शिफ्ट करेंगे नेशनलिज्म की तरफ, क्योंकि अब तक जो हमारी चर्चा नेशनलिज्म पर आपके साथ हुई है, तो हमने दो बातें आपके सामने रखी। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म जो है, नागरिकता के संदर्भ में जो पश्चिमी अवधारणा है, वह एक भाषा, एक जाति, एक राष्ट्र पर बेस है। नहीं, वेस्टर्न नेशनलिज्म मोनोलिंगुअल है, मोनो एथनिक है, मोनो रिलीजियस है। नहीं, एक ये बात मैंने की। दूसरी बात हमने की, जब अंग्रेज भारत पहुंचते हैं तो एक भारत के संदर्भ में की गई उनकी एक टिप्पणी काफी चर्चित भी रही और विवादास्पद भी। और वह टिप्पणी क्या थी? इंडिया इज नॉट ए नेशन बट अ ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। भारत महज भौगोलिक अभिव्यक्ति है, एक राष्ट्र नहीं। ठीक है, भारत महज एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, एक राष्ट्र नहीं। ठीक है, और मैंने कहा था कि उसके पीछे रीजन यही है कि वन नेशन, नेशनलिज्म का के कॉन्सेप्ट का जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, उसका जो बेसिस है मोनोलिंगुअल, मोनो एथनिक, मोनो रिलीजियस, एक भाषा, एक जाति, एक राष्ट्र। नहीं, तो भारत उस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। तो अगर आप इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो हमें रुक कर के समझना होगा। नहीं, और हमें रुक करके समझना क्या होगा, इस डायग्राम को आप एक बार बना लें, फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। राष्ट्रवाद का बदलता स्वरूप, और यहां मैं बात कर रहा हूं वैश्विक परिप्रेक्ष्य।
चेंजिंग नेचर ऑफ नेशनलिज्म, और इसकी बात मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। अगर आप देखें अगर हम अर्ली 19th सेंचुरी की बात करें तो अर्ली 19th सेंचुरी की बात करें तो अर्ली 19th सेंचुरी का जो राष्ट्रवाद है उसका नेचर और कैरेक्टर क्या है? लिबरल है या उदार है या डेमोक्रेटिक है? यह डेमोक्रेटिक है, जनतांत्रिक है। या आइडियलिस्ट है, इसका रुझान आदर्शवादी है। ठीक है, ये ओरिएंटेशन आपको दिखाई पड़ेगा। और अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो यहां पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर आप पाएंगे यह एक और बिंदु मैं ऐड कर दूं, यह प्रोग्रेसिव है। इसका स्वरूप क्या है? प्रगतिशील है। और अगर आप देखें इस रूप में इसके इम्पैक्ट की बात करूं तो इसका इम्पैक्ट क्या है? आप यह पाएंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक अंपायर, बहुराष्ट्रीय वंशवादी जो साम्राज्य थे, नेशनलिज्म ने क्या किया? नेशनलिज्म ने जो है उनके बिखराव का मार्ग प्रशस्त किया। और इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो दूसरी चीज जो होती है, बहुराष्ट्रीय वंशवादी साम्राज्य के बिखराव का आधार तैयार होता। और इसकी पृष्ठभूमि में देखेंगे तो इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य का आविर्भाव होता। अब बातें समझ में आ रही हैं? और ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज कर रहा है, तो यहां पर आप क्या पाएंगे? दो प्रकार के नेशन स्टेट को आप इमर्ज करते देखेंगे।
एक आधुनिक उदार राष्ट्र राज्य, मॉडर्न लिबरल नेशन स्टेट, जिनका स्वरूप क्या होगा, जनतांत्रिक होगा। इनका नेचर और कैरेक्टर क्या होगा, डेमोक्रेटिक नेचर एंड कैरेक्टर। नहीं, और दूसरा आप देखेंगे बृहत्तर राष्ट्र राज्यों का निर्माण। बृहत्तर राष्ट्र राज्यों का निर्माण, लार्जर नेशन स्टेट का फॉर्मेशन। और अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें, अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो ये चीजें जो यहां हो रही हैं, यूनिफिकेशन और कंसोलिडेशन, अब अगर आप देखें तो ये जो प्रोसेस जिसकी यहां मैं चर्चा कर रहा हूं, ये सेकेंड हाफ में ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, ऐसे स्टेट जो इमर्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें मोनार्की प्रिवेल करती दिखाई पड़ेगी। इटली में देखें, मोनार्की के नेतृत्व में जो लिबरल डेमोक्रेटिक फोर्सेस थे, उनके नेतृत्व में इटली या जर्मनी के एकीकरण के प्रयास जब असफल होते हैं तो यूनिफिकेशन की प्रक्रिया को मोनार्की लीड करने लगती है, और मोनार्की की लीडरशिप में यूनिफिकेशन की वह प्रक्रिया जो है संपन्न भी होती है, और अल्टीमेटली जो लार्जर नेशन स्टेट इमर्ज करता है इटली और जर्मनी के रूप में आफ्टर यूनिफिकेशन, तो उसको लीड करने की जिम्मेवारी किसको सौंप दी जाती? नहीं, नए राष्ट्र राज्य के रूप में इटली का जो उदय होता, तो सार्डिनिया पिडमोंट के जो शासक थे, राजा थे, उनको इटली का नेतृत्व सौंप दिया जाता। तो वह लिबरल डेमोक्रेटिक नहीं है, मोनार्की वहां पर प्रिवेल कर रही है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें, जर्मनी में भी अगर आप देखेंगे तो प्रसा के राजा के नेतृत्व में जर्मनी का यूनिफिकेशन होता, और यूनिफाइड जर्मनी को लीड करने की जिम्मेवारी वहां का एम्परर किसको घोषित किया जाता? प्रसा के शासक को वहां का एम्परर घोषित किया जाता। ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में अगर हम जाकर के देखें तो ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में आप क्या पाएंगे? वहां पर यह काम ब्रिटिश पार्लियामेंट के नेतृत्व में होता है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के नेतृत्व में वहां पर जो काम होता है, अगर आप देखें वहां मोनार्की के नेतृत्व में नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर देखेंगे मोनार्की और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की
को दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब बातें समझ में आई। अब अगर यहां पर हम आगे बढ़ें तो अगला जो डायमेंशन उभर करके आता वह क्या है? इस चार्ट को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कल के डेट में इस सेक्शन से जो है संभव है कुछ ऐसे स्टेटमेंट उठा करके डाल दिए जाए, क्योंकि गौर कीजिएगा ऐसे में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। जैसे एक डीडी कोशाम्बी का स्टेटमेंट है, आप लिख लें। डीडी कोशाम्बी का एक स्टेटमेंट है, लिख लें। गुप्तों ने राष्ट्रवाद को जन्म नहीं दिया। गुप्तों ने राष्ट्रवाद को जन्म नहीं दिया, वरन राष्ट्रवाद ने गुप्तों को पुनर्जीवित किया। ठीक है। नेशनलिज्म इंश्योर्ड presence of Gupta on the forefront, या nationalism brought Gupta from the backstage to the forefront, and not Guptas brought nationalism at the forefront. अब इस लाइन का मतलब समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा। बेसिकली क्या देखेंगे, जब हिस्टोग्राफी आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने भी आपके साथ मैं भी चर्चा करता हूं, तो इनिशियली हिस्टोग्राफी चर्चा करता, और आपको पता होगा जब हम हिस्टोरिकल सेंस की बात करते, हिंदी में जब हम इतिहास बोध की, और हाथ चलाते रहिएगा, कब कौन सी चीजें काम में आ जाएं आप नहीं जानते। तो जब हम इतिहास बोध की बात करते हैं, हिस्टोरिकल सेंस की बात करते हैं, तो हिस्टोरिकल सेंस का संबंध टाइम एंड स्पेस से जाकर के जुड़ता है। काल बोध से इतिहास बोध का बड़ा गहरा संबंध है। ठीक है। अगर आप देखें तो पीटी में एक प्रश्न भी पूछा जाता है, भारत में इतिहास लेखन की शुरुआत होती है। हिस्टोग्राफी इन इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आंसर क्या होगा, कोई बतलाइए, क्योंकि आप लोगों की मांग मान ली जाएगी नहीं तो एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा और री एग्जामिनेशन होगा, अगर मान ली जाएगी तब। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होने जा रहा, और मेरी राय पूछेंगे तो ऐसा होने की संभावना मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। बट जो समझदार लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा कि स्पेस नहीं होता। दोनों विकल्प, ताकि कल अगर कहिएगा कि सर आपने तो कहा था कि कैंसिल नहीं होगा और हो गया,
तो मैं क्या कहूंगा, मैंने कहा था मुझे संभावना नजर नहीं आती, मैंने ये थोड़े कहा कि नहीं होगा। तो वो इस पे हम लोग भी बचा के चलते हैं। तो कल के डेट में प्री के लिए ये, और आप लोग तो यूपीएससी के हिसाब से आप लोगों ने तैयारी की है ना। आजकल सारे वनडे एग्जाम की कोचिंग चलाने वाले यूपीएससी अप्रोच से तैयारी करवा रहे हैं, और वनडे की तैयारी करने वाले बच्चे भी यूपीएससी के अप्रोच से तैयारी कर रहे हैं, समझे। नहीं, बहुत गोलंबर है, बहुत पार के हैं पटना में, समझे। तो अगर आप यहां पर जाकर के देखें तो पहली बार वो हिस्टोरिकल सेंस जिसका संबंध टाइम एंड स्पेस से जुड़ता है, वो हिस्टोरिकल सेंस पहली बार कलहन की राज तरंगिणी में मिलता है। उसके पहले वो हिस्टोरिकल सेंस नहीं मिलेगा, और इसलिए हिस्टोग्राफी की शुरुआत कलहन की राज तरंगिणी से मानी जाती है। लेकिन जब मॉडर्न हिस्टोग्राफी की बात करती, जब हम आधुनिक इतिहास लेखन की बात करते, तो आधुनिक इतिहास लेखन की शुरुआत जो है ब्रिटिश पीरियड में होती है, और भारत में आधुनिक इतिहास लेखन की जो शुरुआत होती, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस ने लीड किया। जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, उन्होंने इस प्रोसेस को लीड किया। और इसीलिए देखेंगे इनिशियल मॉडर्न हिस्टोग्राफी जो है भारत में, उसको इंपीरियलिस्ट हिस्टोग्राफी कहते, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन कहते। और जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन था, आप इस चीज को समझिएगा, तो जो और ये जो मैंने आपको बतलाया, इसको इंडियन कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं। यद्यपि ये बहुत बात का फिनोमेनन है, लेकिन इसको समझने के लिए आप कनेक्ट कर सकते। तो जो इंपीरियलिस्ट हिस्टोग्राफी थी, उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था, जो इंपीरियल इंटरेस्ट थे, जो ब्रिटिश एम्पायर के इंटरेस्ट थे, ब्रिटिश साम्राज्य के हित जो थे, उन हितों को कैसे संरक्षित किया जाए, संवर्धित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। नहीं, और अगर आप जाकर के देखें, घर में दादाजी होंगे तो दादाजी से बात कीजिए। तो दादाजी से जब बात कीजिएगा तो आपको लगेगा सब कुछ, सारे केसेज में नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेज में दादाजी से बात कीजिएगा तो आपको लगेगा कि सारा कुछ किया कराया, जहां पर भी परिवार खड़ा है उनका किया कराया। अब पिताजी से बात कीजिएगा तो आपको लगेगा दादाजी ने कुछ नहीं किया, सब किया कराया किसका है? पिताजी का। नहीं, और कल के डेट में आप अपने बच्चे के सामने भी इसी तरह प्रिटेंड कीजिएगा कि तुम लोगों को क्या करना पड़ा, जो करना पड़ा हमें करना पड़ा, आज यहां तक पहुंचाया है। मतलब इसमें अननेचुरल जैसा कुछ नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। तो ये जो हिस्टोग्राफी थी, इन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि भारत में जो कुछ बुरा है उसके लिए यहाँ के लोग जिम्मेवार हैं, यहाँ का समाज जिम्मेवार है, यहाँ की संस्कृति जिम्मेवार है, यहाँ की सोच जिम्मेवार है, यहाँ की मानसिकता जिम्मेवार है। एंड व्हाट एवर इज गुड, जो कुछ भी अच्छा है, नहीं, वो अच्छाई आई कहां से? तो हर जगह आपको लगेगा यह अंग्रेजों की देन है, यूरोपीय देन है। यूरोपीय देन का मतलब केंद्र में अंग्रेजों की देन है। बातें समझ में आई या नहीं? तो अगर आप जाकर के देखें, संस्कृत का एक श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जेत, और उसी का मैथिलीकरण करके कहा गया है, अति सर्वत्र बजाय देत।
अति सर्वत्र बजाय देत। अरे ध्यान रखिएगा, अति सर्वत्र बजाय देत विश्वास और भरोसे के संदर्भ में भी लागू होता। और आप लोगों से बेहतर कौन जानता है कल की घटना के बाद? नहीं। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ना है और झटके खाने से परहेज करना है तो संदेहवादी बनिए। हर किसी पर संदेह करें एक मिनिमम लेवल तक, और यहां तक कि उस संदेह से आप खुद को भी परे ना रखें। अगर ग्रो करना है उस संदेह के दायरे में खुद को भी रखें। तो अगर आप देखें तो अब इसका रिएक्शन कहां होता? तो इंपीरियलिस्ट हिस्टोग्राफी का नेक्स्ट स्टेज जो है, हिस्टोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोग्राफी का नेक्स्ट स्टेज है, वह है नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। और हमेशा ध्यान रखें, रिएक्शन को जन्म देता है। बातें समझ में आ रही हैं? रिएक्शन को जन्म देता है। कई बार हम लोगों के मन में भाव आते हैं कि नहीं? भाव क्या आते हैं? तो भाव ये आते हैं कि अरे उसने देख के मुंह घुमा लिया तो हम काहे टूके, अरे फोन किए तो नहीं उठाई, एक बार में उसने नहीं उठाया तो हम क्यों उठावे। ये क्या है? ये एक्शन नहीं है, ये क्या है? रिएक्शन। ये रिएक्शन है। और हमेशा ध्यान रखें, रिएक्शन को जन्म देता है। और अल्टीमेटली अगर आप जाकर के देखें तो दो रिएक्शन मिलकर दूरियों को कम नहीं करते, दूरियों को बढ़ाने का काम करते। तो एक प्रकार के एक्सट्रीम पर अगर इंपीरियलिस्ट हिस्टोग्राफी है तो नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी दूसरे एक्सट्रीम को रिप्रेजेंट करता है, राष्ट्रवादी इतिहास लेकर। और वहां पर आपको क्या दिखेगा? मतलब यहां पर आपको दिखेगा भारत में जो कुछ अच्छा है भारतीय समाज, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के कारण है, और जो कुछ गड़बड़ हुआ उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अंग्रेज जिम्मेवार है। यह भी तो एक प्रकार का एक्सट्रीम भी ही है। इसी में सर गलती भूल बस ये मध्यकाल को भूल जाता है। अब ये बड़ा खतरा, इस पर मैं टिप्पणी अभी नहीं करूंगा, कभी करूंगा जब कम्युनलिज्म पर चर्चा होगी। समझे? हम जो उस समय टिप्पणी करेंगे, आज हम में और आप में से कितने लोग हैं जो मुसलमानों को जानते हैं, समझते हैं, जो ईसाइयों को जानते और समझते हैं, जो पारसियों को जानते और समझते हैं, बौद्धों को जानते और समझते हैं, सिखों को जानते और समझते हैं? कितने लोग हैं? मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? ठीक है। दूसरी चीज, आपको अगर उत्तर लिखने के लिए दिया जाए भारतीय राष्ट्रवाद का बदलता स्वरूप, आप जब लिखना शुरू करेंगे तो जो आपका कन्वीनियंट जोन है वहां पर फैलते चले जाएंगे, और जहां पर कंफर्टेबल नहीं है 2 लाइन में निपटा के बढ़ जाएंगे। वो नेचुरल टेंडेंसी। ये दिखाता है विजन में कंप्रीहेंसिवनेस के अभाव के और बैलेंस के अभाव के। नहीं तो अब गौर करें, नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी को रेस्पॉन्ड करना था इंपीरियलिस्ट हिस्टोग्राफी को, और रियलिटी क्या थी? इंफीरियर प्रेजेंट रियलिटी थी, हीन वर्तमान या वर्तमान की हीनता जो है वो वास्तविकता थी।
और इसको अपने व्यावहारिक जीवन से कनेक्ट करें। कैसे कनेक्ट करेंगे बतलाता हूं। कल एक बच्चे ने, किसी ने मैसेज किया मुझे, र्यूमर था कि हमने अपने 2 साथियों को खो दिया। और ये ध्यान रखिएगा, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, कुछ गलत नहीं होता, समझे। मतलब 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया। जैसे अब तो मतलब यह स्थापित हो चुका है कि सोनू ने इसी आंदोलन से फ्रस्ट्रेट होकर के सुसाइड किया, और वो अंतिम सत्य उन लोगों के पास है जो लोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं, समझे। हमें इतना धैर्य ही नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन की प्रतीक्षा कर सके। तो खैर, तो उस बच्चे को हमने इनबॉक्स मैसेज किया कि मुझसे बात करो। तो फिर थोड़ी देर में उसने रिस्पॉन्ड किया कि सर मैं वेरीफाई कर लेता हूं, फिर आपसे बात करता। हमने बोला कि मुझे वेरिफिकेशन की चिंता नहीं है, इट डजंट मतलब ये नहीं था। मैंने लिखा उसको, whether this information is real or fake, it matters for me less. What matters for me is that कि इस तरह की समस्या आगे आएगी और हम उस सिलसिले में बात करना चाह रहे हैं। बातें समझ में आई? तो हमेशा एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस को भी समझें। हम अगर अपने जीवन को 3 पार्ट में डिवाइड करें तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर, हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे, वो कहा करते थे, साइंस के थे, वो कहते थे फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है, फ्यूचर सेंस होता है। मतलब अगर कोई कहता है कि मैं कल पहली लाठी मैं खाऊंगा, तो खाऊंगा नहीं खाऊंगा, सिंपल सी चीज है, समझे। मैं कल वहां जाऊंगा, तो जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो कहते थे वो टेंस 2 ही होता है, एक टेंस प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, और दूसरा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा, जिसका प्रेजेंट नहीं होता उसका कोई फ्यूचर नहीं होता है। लिख करके रख ले, जिसका प्रेजेंट नहीं होता उसका कोई फ्यूचर नहीं होता है। तो मतलब क्या? मतलब यह जो प्रेजेंट से कनेक्टेड है वही प्रेजेंट को जी पाता है, जो प्रेजेंट को जी पाता है वही प्रेजेंट के चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करता है इफेक्टिवली, और जो प्रेजेंट के चैलेंजेस को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करता है फ्यूचर उसी का होता। इतनी बातें स्पष्ट हुई? निराशा, हताशा, फ्रस्ट्रेशन जो असफलता की पृष्ठभूमि में आकार ग्रहण करती या विभिन्न कारणों से आकार ग्रहण करती, वो हमें अपने प्रेजेंट से वो डिटैच करती है, प्रेजेंट से अलगाती है। और प्रेजेंट से अलगाने का मतलब है भविष्य का और असुरक्षित होना, नहीं। तो अगर हम अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहते तो हमें अपने प्रेजेंट से खुद को कनेक्ट करना होगा अपने प्रेजेंट से, और प्रेजेंट से खुद को कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? हमें निराशा, हताशा की मनःस्थिति से बाहर निकलना होगा। निराशा और हताशा की मनःस्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? प्रेरणा चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, नहीं। तो उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए
उस प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए हम किसकी तरफ झांके? हमने अपनी अतीत की ओर झांकने का काम किया, और इस क्रम में हमने वर्तमान की हीनता का प्रत्युत्तर अतीत के गौरव के जरिए देना चाहा। बातें समझ में आई? अब अतीत में फिजिकली जाना संभव है क्या? पॉसिबल है। और अतीत में जाने का मतलब जो है, अतीत का होकर रह जाना नहीं है। एक लिमिटेड पर्पस है, जिस लिमिटेड पर्पस से हम अपने पास की तरफ जा रहे हैं। नेशनलिज्म पास को ग्लोरीफाई करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और चेंजिंग नेचर ऑफ नेशनलिज्म में आगे फिर देखेंगे आप, क्योंकि मैंने आपके साथ चर्चा की थी कॉमन कल्चर, कॉमन ज्योग्राफी, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन फ्यूचर विजन एंड कॉमन एजेंडा फॉर फ्यूचर विजन। यह नेशनलिज्म का बेसिस है। तो हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शिकार थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो अपने स्वरूप में क्या था? राजनीतिक स्वरूप लिए हुए था, जिसकी प्रकृति शोषणकारी थी, एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर, एंड दस दैट वाज इनह्यूमन इन नेचर। इसलिए उसका स्वरूप क्या था? अमानवीय था, असंवेदनशील था। नहीं, तो हमने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के पैरेलल इंडियन इंपीरियलिज्म के एक नए मॉडल को प्रेजेंट किया। और वो क्या था मॉडल? वो इंडिया के कल्चरल नेशनलिज्म का मॉडल था, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मॉडल था। और इंडिया का जो कल्चरल नेशनलिज्म है, उस कल्चरल नेशनलिज्म का ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो उस कल्चरल नेशनलिज्म का ड्राइविंग फोर्स जो था, उसको जिस रूप में आप कहना चाहें, वसुधैव कुटुंबकम, उसी को दूसरे शब्दों में कहें, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। नहीं, और उसी को डिफरेंट फॉर्म में कहें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब बातें समझ में आई? आप अगर देखें, अब पता नहीं नए संसद पर अंकित है या नहीं, पुराने संसद के मुख्य द्वार पर यह अंकित था, अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम ही वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है। ऐसी बातें संकीर्ण सोच वाले लोग करते हैं। जिनकी सोच उदार होती है, उनका हृदय भी विशाल होता है, और वे पूरी की पूरी वसुधा को ही अपना कुटुंब मानते हैं। नहीं, हम तो मुसलमानों को कुटुंब मानने के लिए तैयार नहीं है। वसुधा को कुटुंब मानने की बात क्या है? मन प्रफुल्लित हो जाता है जब लगता है पाकिस्तान फेल कर रहा है। हम नहीं सोचते कि हमारा पड़ोसी अगर गड़बड़ाएगा तो लोटा थाली जो मौका मिलेगा हमारे ओसारे पर से लेके गायब होगा। नहीं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी गड़बड़ाएंगे तो उंगली करने के लिए अमेरिका थोड़े जाएंगे। इधर भारत है, उधर पाकिस्तान है, जो भी नेबरिंग रीजन है। नहीं, तो हमने गुप्ता पीरियड को ऐसे पीरियड के रूप में हमने आइडेंटिफाई किया।
और आइडेंटिफाई करते हुए गुप्ता पीरियड को हमने ग्लोरीफाई किया। गुप्तों के समय का भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। हम लोग भी बचपन में जब भाषण प्रतियोगिता वगैरह में जो है ना, जब भाग लेते थे और टॉपिक ऐसे होते थे तो यहीं से शुरू करते थे, भारत सोने की चिड़िया। समझे? उस समय जो चिड़िया होती थी वो सांस उस नहीं ले पाती थी, नहीं। जब इतिहास पढ़ना शुरू किया तो गोल्डन एज की बात आई, नहीं। हमेशा जो है गोल्डन एज पास में ही होता, फ्यूचर में नहीं हम तलाशते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, हमने गुप्ता अंपायर को ग्लोरीफाई किया तो यह नेशनलिस्ट इंटरेस्ट था। जिस नेशनलिस्ट इंटरेस्ट ने गुप्तों को रीडिस्कवर करने में के लिए हमें प्रेरित किया। गुप्तों ने नेशनलिज्म को रीडिस्कवर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले आपके साथ चर्चा की, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? दरअसल नेशनलिज्म एक मॉडर्न फेनोमेनन है और गुप्तन अंपायर एंशिएंट पीरियड में है। तो गुप्तों से नेशनलिज्म को डिस्कवर करने की या नेशनलिज्म को इन्वेंट करने की अपेक्षा गुप्तों से नहीं की जा सकती। अब बातें समझ में आई उस लाइन का मतलब? अब अगर हम गौर करें, जब हमें यहां से बढ़ते हैं सेकेंड फेज ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, ठीक है, तो जो राष्ट्रवाद की संकल्पना है उसकी प्रकृति में बदलाव होता। और रूढ़िवादियों द्वारा इसका इस्तेमाल, जो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, जो ट्रेडिशनल मोनार्की के सपोर्ट में खड़े, वे मॉडर्निज्म और नेशनलिज्म इन दोनों के का इस्तेमाल अपनी पोजीशन की स्ट्रेंथनिंग के लिए करना चाहते। और इसके कारण क्या होता है, तो आप देखेंगे जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद की धारणा का संकीर्ण होना, राष्ट्रवाद की धारणा का संकीर्ण होना, राष्ट्रवाद की धारणा का अनुदार होना। और अल्टीमेटली यहां पर क्या होता है, लिबरलिज्म से रिश्ता क्या होता, कमजोर पड़ना। नहीं, अब अगर देखें वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप जो है,
वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता। वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, और जब वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता और उसके जरिए क्या किया जाता, इसके जरिए जो है कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाता। यह वार एंड वायलेंस की ओर ले जाता है, युद्ध और हिंसा की ओर ले जाता है। और इसकी परिणति क्या होती है? इसकी परिणति देखेंगे तो इंपीरियलिज्म में, इंपीरियलिज्म के रूप में इसकी परिणति होती है, या इंपीरियलिज्म के रूप में लॉजिकल कल्मिनेशन प्राप्त करता है, तार्किक परिणति प्राप्त करता है। और इस रूप में इसका स्वरूप क्या होता? दमनकारी स्वरूप होता है, रिप्रेसिव इन नेचर। और जब रिप्रेसिव इन नेचर होगा तो रिग्रेसिव इन नेचर भी होगा। जब उसका दमनकारी स्वरूप होगा, नहीं, तो उस स्थिति में उसका स्वरूप भी प्रतिगामी होगा। नहीं, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करूं, बढ़ूं आगे नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, यहां पर ध्यान रखेंगे ये एग्रेसिव इन नेचर है। और यहां पर ध्यान रखेंगे राष्ट्र राज्य का जो आविर्भाव होता, अगर आप देखें नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट इमर्ज कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे क्या है? राइट टू नेशनल डिटर्मिनेशन। इसको हिंदी में कहते राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का इसको यूं समझिए, दीपिका पादुकोण का एक वीडियो आया था, माई लाइफ माई चॉइस, नहीं, माई लाइफ माई चॉइस। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो दीपिका पादुकोण का वह वीडियो जो है इंडिविजुअलिज्म को जेंडर के पर्सपेक्टिव में रिडिफाइन करता है। और एक गाना भी आया था 1990s में, जब आप लोग टेमे भे कर रहे होंगे, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आया था ना, सुना है? नहीं सुना है तो एक बार जाकर के सुनिएगा। तो यही मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, हमारे दौर में हमारे जनरेशन ने जो एजुकेटेड मिडिल क्लास यूथ हैं
उन्होंने ये स्लोगन दिया, क्योंकि समाज का, माँ बाप का हस्तक्षेप हम लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा था। नहीं तो आप लोगों के जनरेशन में नहीं, दीपिका पादुकोण ने मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, इसको उसने महिलाओं के कंटेक्स्ट में, युवतियों के कंटेक्स्ट में उसने प्रेजेंट किया। लेकिन अगर आप जाकर के देखें, राइट टू नेशनल डिटर्मिनेशन जो है, बेसिकली ये यही कॉन्सेप्ट है एक तरह से। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन यहां पर नेशन और नेशनलिटी के कंटेक्स्ट में हमारे शासन का स्वरूप कैसा होगा, हमारा शासक कौन होगा, इसको निर्धारित करने का अधिकार किसको होना चाहिए, रिसोर्सेज का इस्तेमाल क्या कैसे होगा, इसको निर्धारित करने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए। यह प्रकारांतर से अपनी आइडेंटिटी को और अपने राइट्स को नेशन के द्वारा असर्ट किया जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं, आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी देखें, शासन में भागीदारी से चीजें शुरू होती हैं और उसका क्लाइमैक्स क्या है? हम खुद पर शासन करेंगे, हमारा शासन कैसा होगा ये हम निर्धारित करेंगे, हम पर नियम और कानून कौन से लागू होंगे ये हम निर्धारित करेंगे। इसको असर्ट किया जाता है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो यहां जिसकी बात कर रहा था, ट्वेंटियथ सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में चले जाएं, नहीं तो जब आप फर्स्ट हाफ में जाते हैं तो यहां पर क्या आप पाएंगे? राष्ट्रवाद के नवीन स्वरूप का आविर्भाव। राष्ट्रवाद के नवीन स्वरूप का आविर्भाव होता, और इस नवीन स्वरूप का आविर्भाव कहां होता? उपनिवेशों में, कॉलोनीज में। और इसकी अभिव्यक्ति किस रूप में होती है? उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के रूप में, नेशनल मूवमेंट के रूप में। नेशनल मूवमेंट के रूप में इसका रिफ्लेक्शन होता। और अगर आप इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो यही आपको आजादी की मांग के रूप में, मांग के रूप में ये पूरी की पूरी चीजें सामने आती। तो यहां पर अगर आप देखें, यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो दरअसल राष्ट्रवाद का जो फॉर्म आपको यहां पर उभरता दिखाई पड़ रहा, या अपने इसका स्वरूप क्या है? डिफेंसिव इन नेचर, इसका स्वरूप रक्षात्मक है। और उपनिवेशों में जो राष्ट्रवाद का स्वरूप आपको दिखाई पड़ रहा, अगर आप जाकर के देखें तो यहां पर अन्य राष्ट्रीयताओं के प्रति भी क्या है?
अदर नेशनलिटी के प्रति भी यहां पर आपको सेंस ऑफ रेस्पेक्ट दिखेगा। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखें, अगर कोई भारत मुर्दाबाद कहे तो कैसा लगेगा आपको? खराब लगेगा नहीं? तो अगर ये आपको खराब लगता है और कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद कहे तब कैसा लगता है? मजा आ जाता है। नहीं नहीं, सही बोला नहीं? लेकिन अगर हम पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलते तो हमें इसके लिए भी तो तैयार रहना होगा कि भारत मुर्दाबाद सुनने के लिए भी तैयार रहना होगा। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत मुर्दाबाद ना हो, तो हमें पाकिस्तान मुर्दाबाद से भी परहेज करना होगा। जैसे मैं एक बात अक्सर कहता, अभी तो शादी विवाह नहीं हुआ है, जब शादी होगी समझे, और सुखद दाम्पत्य जीवन जीना चाहते तो सूत्र बतला देता उसके लिए, समझे, कि ध्यान में रखिएगा आपकी पत्नी आपके बारे में, आपके घर के बारे में, घर वालों के बारे में कुछ भी बोल सकती है, पूरी स्वतंत्रता है उसको। लेकिन गलती से ये मत सोचिएगा कि आपको भी उसके और उसके घर वालों के बारे में बोलने की स्वतंत्रता है। गलती से भी ये मत सोचिएगा, समझे राहुल जी? वहां जो है वो टिपिकल ताव छोड़ दीजिएगा। वो भी गारंटी नहीं है कि आपको ना सुनना पड़े, लेकिन ना सुनने की संभावना तभी पैदा लेगी जब आप ना बोले। इसलिए कहा जाता है रेस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। समझे ना? कोई जरूरी नहीं है रेस्पेक्ट कमांड करने के बाद मिल ही जाए। तो हम इस चीज को समझे, ये चीजें यहां पर मौजूद हैं। और आज्ञे को अगर कोट करूं, बड़े साहित्यकार हिंदी में हुए, तो आज्ञे कहते हैं कि दुख सबको मांझता है, स्वयं को मुक्ति देना यह भले न जाने, पर जिन्हें मांझता है उन्हें यह सीख देता कि दूसरों को अवश्य मुक्त रखें। देखिए, कुछ पंक्तियां हैं लिटरेचर की जो इंडियन नेशनलिज्म को डिफाइन करती हैं, और इंडियन नेशनलिज्म वेस्टर्न नेशनलिज्म से कैसे अलग है। तो बचपन में प्रसाद की कविता भी पढ़ी होगी। प्रसाद लिखते हैं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हम कहीं से आए नहीं, हमारा घर था यही। इंडियन नेशनलिज्म का नेचर और कैरेक्टर एग्रेसिव नहीं हो सकता, एग्रेसिव नहीं था, अब बनाने की कोशिश हो रही है। एक टर्म आजकल यूज हो रहा है, मैस्कुलिनिटी, मैस्कुलर नेशनलिज्म। ठीक, ये जोर जबरदस्ती वाला राष्ट्रवाद नहीं, हमेशा इसको ठेठी में समझिए तो बाह फलकाने वाला राष्ट्रवाद। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा सा नहीं, मतलब जब मन हो नेपाल पर धौंस दिखा दे, जब मन हो श्रीलंका पर दिखा दे, जब मन हो बांग्लादेश पर दिखा दे, जब मन हो पाकिस्तान पर दिखा दे। लेकिन चीन की बात आए तो सटक सीताराम, समझे? एट द सेम टाइम अगर देखें तो यहीं पर अगर आप देखें तो राष्ट्रवाद का एक और फॉर्म इमर्ज करता है इसी फेज में, और वह क्या है? अंध राष्ट्रवाद। जिंगोइज्म जो कहते, और यहां पर राष्ट्रवाद जो है वह सर्वाधिक संकीर्ण अवधारणा है। यहां राष्ट्रवाद के
सेंटर में हैट्रेड है, घृणा है। यहां राष्ट्रवाद जो है मिलिटराइज्ड है, यह सैन्यकृत है। और यही किस रूप में सामने आता? नाजीवाद। जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद और जापान में सैन्यवाद के रूप में आता। इसको अगर आप देखें, वायलेंट इन यह मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म है। यह इनह्यूमन है। तो वेस्ट ने या वेस्टर्न मॉडल ऑफ नेशनलिज्म जो है, तो वेस्टर्न मॉडल ऑफ नेशनलिज्म का लॉजिकल कल्मिनेशन या तो इंपीरियलिज्म के रूप में होता है या जिंगोइज्म के रूप में। या तो वो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की ओर ले जाएगा या आपको नाजीवाद फांसीवाद के रूप में अंधराष्ट्रवाद की ओर ले जाएगा। ठीक है, और इसलिए यहां पर जाकर के देखें, नाजीवाद फांसीवाद के रूप में जो जिंगोइज्म है, वहां पर एथनिक क्लेंसिंग आपको दिखाई पड़ेगी। क्योंकि एक भाषा, एक जाति, एक धर्म की अवधारणा इसका आधार है, तो अन्य भाषा भाषियों, अन्य जातियों, अन्य धर्मों के प्रति उसमें हैट्रेड दिखाई पड़ेगा। नहीं, बढ़े यहां से आगे। और इसी के कंटेक्स्ट में अगर बात करूं, तो अगला डायमेंशन जो कहूंगा, और हमेशा ध्यान रखिए, नेशनल बाउंड्री के रीड्राइंग में नेशनलिज्म ने अहम रोल प्ले किया है। और यह प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई, स्टिल इट इज रीड्राइंग द नेशनल बाउंड्री। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य अगर देखें तो राष्ट्र के भीतर राष्ट्रीयता बनाम उपराष्ट्रीयता, नेशनलिज्म और सब नेशनलिज्म का कन्फ्लिक्ट दिखेगा। कहीं पर यह कन्फ्लिक्ट सेपरेटिज्म, अलगाववाद या पृथकतावाद के रूप में अभिव्यक्त होगा, सेपरेटिज्म के रूप में अभिव्यक्त होगा, और कहीं पर यह कन्फ्लिक्ट क्षेत्रीयता या प्रांतीयता के रूप में, रीजनलिज्म के रूप में। यहां पर यह सेपरेट प्रोविंसेज, पृथक प्रांत की मांग के रूप में सामने आएगा। जैसे बिहार में भी देखे, रह रह के मिथिला राज्य की मांग उठती है ना, सेपरेट मिथिला स्टेट की मांग उठती है नहीं? और यहां पर यह किस रूप में रिफ्लेक्ट होता? पृथक राष्ट्र के रूप में। जैसे अगर आप देखें 80 के दशक में खालिस्तान की मांग, हाल के दशक में आप देखेंगे लास्ट 1 डिकेड के दौरान खालिस्तान की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। नहीं, तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, जो हमने
थ्योरी ऑफ नेशनल डिटर्मिनेशन की बात की। कल की चर्चा यहीं से शुरू करूंगा। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत और उसकी विसंगतियां, डिस्क्रिपेंसीज रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ नेशनल डिटर्मिनेशन। यह समस्या के समाधान में समर्थ है या समस्या के समाधान में समर्थ नहीं है। नहीं, तो ये जो है नेशनलिज्म जो है, जब से इमर्ज हुआ तब से लेकर अब तक इसका नेचर और कैरेक्टर क्या है, लगातार बदल रहा है। नहीं, फॉर्म लगातार बदल रहा है। और जब इतने बदलाव होंगे तो इंपैक्ट के स्तर पर भी वो बदलाव आपको दिखाई पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है आपके लिए। और बार बार मैं इसलिए इस चीज पर जोर दे रहा हूं कि आप चीजों को पकड़ने की कोशिश करें। अब फिर से आज जाइए, ठीक है, और जो नागरिकता वाले चैप्टर में हमने कहा 3 चीजों को देखने, उसको देखिए। पॉलिटिकल थ्योरी वाली एनसीईआरटी जो है क्लास 11th की, और दूसरा नेशनलिज्म चैप्टर का लास्ट जो है 2 पेज, एक बार फिर से दोबारा पढ़ें उसको, ठीक है। तो कल इसको डिस्कस करके समाप्त करूंगा, तो फिर इंडियन नेशनलिज्म के इमरजेंस पर हमारी अलग से चर्चा होगी। कल से जो भी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, सारे ग्रुप में लिंक नहीं जाएंगे। जो नए बच्चे हैं वो ऑफिस के नंबर पर कांटेक्ट करें एडमिशन के लिए, इमीडिएट एडमिशन लें। कल से ग्रुप क्लासेज के लिंक केवल उन्हीं ग्रुप में जाएंगे जो इनरोल्ड बच्चों का ग्रुप है। ओके, थैंक यू। ये नहीं